बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको अच्छे से पता है कि उसे क्या कहते हैं? लोरी कहते हैं। ठीक। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्रभाती किसे कहते हैं, तो आप बताओगे वहाँ पर प्रातःकाल गाया जाने वाला गीत। ठीक। प्रातःकाल गाया जाने वाला जो गीत होता है सुबह के टाइम पर, तो उसी को कहते हैं प्रभाती। ठीक। अब यहाँ पर यदि बिहाग के लिए पूछा जाए कि बिहाग किसे कहते हैं, तो आपको बताना है जुदाई। क्या? जुदाई में गाया जाने वाला गीत। ठीक। जुदाई में गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे हम बिहाग कहते हैं, और इसे अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि वियोग, जुदाई, बिछोह। ठीक। वियोग, जुदाई, बिछोह, ये हम इसी को कहते हैं। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि सोहर किसे कहते हैं, तो सोहर के लिए आप बताओगे घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत। ठीक। घर में संतान होने पर जो गाया जाने वाला जो मंगल गीत होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सोहर। ठीक। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। प्रभाती कहते हैं सुबह प्रातःकाल गाया जाने वाला जो गीत होता है। बिहाग कहते हैं कि जुदाई में गाया जाने वाला जो गीत होता है। ठीक। इसके बाद सोहर किसे कहते हैं? तो घर में संतान उत्पन्न होने पर गाया जाने वाला जो मंगल गीत होता है उसे हम क्या कहते हैं? सोहर कहते हैं। और लोरी बच्चों को सुनाने के लिए। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका महल का भीतरी भाग। महल का जो भीतरी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला है आपका गर्भगृह, दूसरा है आपका भीतरी तल, तीसरा है आपका शनिवार, और चौथा है आपका अंतःपुर। ठीक। तो महल का जो भीतरी भाग होता है उसे हम अंतःपुर कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। अब यहाँ पर ये गर्भगृह जो है ये आपका काफ़ी पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं मंदिर का हृदय स्थान। मंदिर का जो हृदय स्थान होता है उसे हम कहते हैं गर्भगृह। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है जल में रहने वाला प्राणी, उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? जलचर होगा। और यदि यहाँ पर बोला जाए कि जलज किसे कहते हैं, तो जलज कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है, जल में उत्पन्न होने वाला। ठीक। जल में जो उत्पन्न होने वाला होता है उसे हम जलज कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर बोलें, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हो कमल। क्या? कमल। आपको अच्छे से पता होगा जलज कमल। ठीक। इसके बाद यदि जल निधि की बात की जाए, तो जल निधि क्या होता है? तो देखिए खारे पानी का वह विशाल भंडार जो पृथ्वी के स्थल से चारों ओर से गिरा हुआ हो। ठीक। और एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या बोलोगे? एग्जाम्पल के तौर पर बोल दोगे आप समुद्र। क्या बोल दोगे? समुद्र। ठीक। इसके बाद यदि जलधर की बात की जाए, तो जलधर आपको अच्छे से पता है, जलधर यानी कि जल को धारण करने वाला। ठीक। जल को धारण करने वाला, और ये कुछ भी हो सकता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो, जैसे कि आप समुद्र बोल दोगे, समुद्र भी जल को धारण करता है, और साथ ही साथ आप नदी भी बोल दोगे और तालाब भी बोल दोगे। तो ये सभी क्या करते हैं? जल को धारण करते हैं। जो कि जल को धारण करता है उसे हम क्या बोलेंगे? जलधर। ठीक। इसका नेक्स्ट देखते हैं जन्म लेना और मरना। जन्म लेना और मरना यह क्या कहलाएगा? ठीक। तो सबसे पहला है आपका आवागमन, दूसरा है आपका
आगमन, तीसरा है आपका निगमन और चौथा है आपका आगत। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जन्म लेना और मरना, यदि हम इसके लिए एक अन्य वाक्य बनाएं, जैसे कि हम बोल रहे हैं आना और जाना, आना और जाना यदि हम इस प्रकार से बोलें तो ये क्या इसका मतलब नहीं होगा, बिल्कुल ही सेम अर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जन्म लेना और मरना यानी कि आना, पृथ्वी पर आना और पृथ्वी से जाना, इसी प्रकार से आना और जाना दोनों एक ही बात है। और आना और जाना उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम आवागमन। ठीक, क्या कहते हैं, आवागमन। अब यहाँ पर बात की जाए कि आगमन किसे कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं, जैसे कि हम बोल देंगे आना, या फिर आप बोल दोगे प्राप्त होना, या फिर आप बोलोगे लाभ होना। क्या? लाभ होना। ये सभी इसी के अर्थ होते हैं। ठीक, आपको ये याद रखने हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात की जाए कि निगमन किसे कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। किसी अन्य चीज के साथ जुड़कर संपूर्ण रूप बनाना, संपूर्ण रूप बनाना। ठीक, किसी अन्य चीज के साथ जुड़कर संपूर्ण रूप बनाना जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं निगमन। ठीक, अब यहाँ पर यदि बात की जाए कि आगत किसे कहते हैं, तो आगत कहते हैं आया हुआ। क्या? आया हुआ, जो आया हुआ होता है उसे हम आगत कहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, जिसकी मत झट सोचने वाली हो, यानी कि ऐसी बुद्धि वाला हो जिसे कुछ भी बोला जाए वह तुरंत उसके बारे में सोच ले, तो वह क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला है आपका कुशाग्र बुद्धि, दूसरा है आपका प्रत्युत्पन्न मति, तीसरा है आपका द्रुतगामी और चौथा है आपका दूरदर्शी। ठीक, तो उसे हम जो कहते हैं वो कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, यानी कि कुशल बुद्धि है इसकी, ये जल्दी से सोच लेता है। ठीक, अब इसके बाद यदि प्रत्युत्पन्न मति की बात की जाए तो देखिए प्रत्युत्पन्न मति जो होता है यानी कि प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, इस प्रकार से ये बना है, यानी इसका मतलब होता है तुरंत। क्या? तुरंत, तुरंत उत्पन्न होना, तुरंत, इसका मतलब क्या होता है, तुरंत। ठीक, इसके बाद यदि हम यहाँ पर द्रुतगामी की बात करें तो द्रुतगामी होता है यानी कि क्या हो जाएगा, तेज चलने वाला, तेज चलने वाला, क्या हो जाएगा, तेज चलने वाला, जो जल्दी जल्दी जो चलता है उसे कहते हैं हम द्रुतगामी। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें दूरदर्शी किसे कहते हैं, तो दूरदर्शी कहते हैं दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला। और इससे हम एक और शब्द भी बोलते हैं यहाँ पर, वो क्या होता है आपका दूरंदेश। क्या बोलते हैं, दूरंदेश। ठीक, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बिना पढ़ा हुआ अंश। आपने अच्छे से एग्जामों में देखा ही होगा, आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अपठित गद्यांश, यानी कि बिना पढ़ा हुआ अंश, वो क्या कहलाता है आपका बिना पढ़ा हुआ अंश। ठीक, तो बिना पढ़ा हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, अपठित। क्या बोलेंगे, अपठित। अब यहाँ पर यदि अपभ्रंश की बात की जाए तो अपभ्रंश का मतलब होता है पतन, बिगाड़, विकृति, या फिर हम बोलेंगे नीचे गिराना। क्या? नीचे गिराना। ठीक, क्या हो जाएगा, पतन इसका मतलब हो जाएगा, बिगाड़ हो जाएगा, विकृति हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक, जो परिवर्तित होता है उसे क्या बोलते हैं, अपभ्रंश। ठीक, और जो कि किस में आता है, वो हमेशा ही आपका नेगेटिव में आता है। मतलब कि देखिए, आप परिवर्तित होने का मतलब ये नहीं है कि परिवर्तित होता है तो यहाँ पर एक तो होगा या फिर वह ऊपर उठेगा या फिर दूसरा होगा वह नीचे गिरेगा। जैसे कि या तो वह अच्छाई पाएगा या फिर वह बुराई पाएगा, तो बुराई क्या हुई, नेगेटिव वर्ड हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुराई पाएगा। तो अपभ्रंश का मतलब होता है नेगेटिविटी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मौलिक। तो मौलिक किसे कहते हैं, जो किसी की नकल ना हो, यानी कि हम क्या कहेंगे, मूल रूप। क्या कहेंगे, मूल रूप। और इसे हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि संबंधी, संबंधी, और इसके बाद असली, असली, या फिर आप कहोगे वास्तविक। क्या? वास्तविक। और यहाँ पर ये देखिए संबंधी होगा, ये आपका होगा मूल संबंधी। ठीक, क्या होगा,
मूल संबंधी। ठीक, याद रखिएगा। अब बचता है आपका अपठनीय। तो अपठनीय किसे कहते हैं? ये आपका काफी इंपोर्टेंट भी है। जो पढ़ने योग्य ना हो, जो पढ़ने योग्य नहीं होता उसे हम बोलते हैं अपठनीय। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है वाक्यांश और उससे संबंधित शब्द असंगत है, कैसा होना चाहिए? असंगत होना चाहिए, हमें वो ढूंढना है। ठीक, तो सबसे पहला दिया हुआ है रात का मध्य भाग, उसे हम क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं। दूसरा है आपका जो बात दोनों में समान हो उसे हम उभयनिष्ठ कहते हैं। तीसरा है आपका जो क्रोध का अधिकारी है उसे हम क्या कहते हैं? काकपाली कहते हैं। और दूसरा लास्ट है आपका नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति, उसे हम क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, नाटक के आरंभ में की जाने वाली जो स्तुति होती है उसे हम नांदी पाठ कहते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, रात का जो मध्य भाग होता है उसे हम निशीथ कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो बात दोनों में समान हो उसे हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ कहेंगे, आपको अच्छे से पता होगा। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है जो क्रोध का अधिकारी है, जो क्रोध का अधिकारी है उसे काकपाली कहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो काकपाली नहीं कहते, हम उसे कहते हैं कोप भाजन। क्या कहते हैं? कोप भाजन, उसे हम कोप भाजन कहते हैं। ठीक, और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। काकपाली, काकपाली जो है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जो कोयल के जो बच्चे होते हैं, देखिए कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, लेकिन कोयल के जो बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण कौन करता है? आपको अच्छे से पता होगा। तो कोयल जो होती है उसके बच्चों का जो पालन पोषण करता है उसे क्या कहते हैं? कौवा जिसका पालन पोषण करता है। ठीक, कौवा जिसका पालन पोषण करता है उसको हम क्या कहते हैं? काकपाली। और एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या रखोगे? एग्जाम्पल के तौर पर रखोगे आप कोयल। क्या? कोयल। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन और ध्यान जो है वह दूसरी तरफ हो उसे हम क्या कहेंगे? सबसे पहला है आपका मनन, दूसरा है आपका बेध्यान, तीसरा है आपका मनवा और चौथा है आपका अन्य मनस्क। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका अन्य मनस्क। ठीक, अन्य मनस्क को कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाए कि मनवा कैसे कहते हैं, तो मनवा आप बोलोगे भगवान राम की सेवा करने वाला। ठीक, भगवान राम की जो सेवा करने वाला जो होता है, जो सेवक होता है उसे कहते हैं मनवा। ठीक, अब यहाँ पर वेदयान किसे कहते हैं? तो वेदयान कहते हैं जो ध्यान या फिर चिंतन में ना हो, जो ध्यान या चिंतन में नहीं होता उसे हम कहते हैं वेदयान। ठीक, अब यहाँ पर मनन किसे कहते हैं? विचार करना। क्या? विचार करना। जैसे कि आप क्या बोलते हो? चिंतन मनन। ठीक, उसे आप क्या बोलते हो? चिंतन मनन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो बोलने के द्वारा ही व्यक्त ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? ठीक, तो सबसे पहला है आपका आत्म साक्षात्कार, दूसरा है आपका स्वानुभूति, तीसरा है आपका अनिवर्चनीय और चौथा है आपका रहस्य। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होता है वो क्या होता है? आपका अनिवर्चनीय। क्या? अनिवर्चनीय। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि साक्षात्कार किसे कहते हैं, तो साक्षात्कार देखिए काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि अपनी आत्मा में झांकना। क्या? अपनी आत्मा में झांकना। तो ये बिल्कुल ही गलत होता है। साक्षात्कार का मतलब अपनी आत्मा में झांकना नहीं होता। साक्षात्कार का मतलब होता है मन और शरीर का
मन और शरीर का जो साक्षात्कार होता है, मन और शरीर, देखिए इसमें जो शब्द आते हैं वो आत्मा नहीं आता है, वह आता है मन और शरीर। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए रहस्य किसे कहते हैं? जो सर्व विदित ना हो, जो सर्व विदित ना हो, यानी कि जो सबके सामने खुला हुआ ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? रहस्य कहेंगे। इसके बाद बोला जाए कि मरने की जो इच्छा होती है उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला है आपका, देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले प्रश्न क्या बोल रहा है? मरने की इच्छा, यूँ नहीं बोला है कि मरने का जो इच्छुक हो, किसी व्यक्ति के विषय में नहीं बात की जा रही है। यहाँ पर मरने की जो इच्छा है, जो संवेग है, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ क्या ढूंढना है? एक संवेग ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहला है आपका मृत्युकांक्षी, तो ये क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा। दूसरा है आपका मुमूर्षा, तीसरा है आपका मरणेच्छु, मरणेच्छु जो होगा ये भी आपका एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद है आपका मरणासन्न, ये भी नहीं होगा, तो आपका सही आंसर क्या होगा? मुमूर्षा। ठीक, क्या हो जाएगा? मुमूर्षा। ठीक, हमेशा ही आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी बोला जा रहा है उसके लिए हमें किसी इंसान का या फिर किसी का भी मतलब कि किसी जीव का नाम लेना है, या फिर सिर्फ संवेग के बारे में पूछा जा रहा है। दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो सिर्फ संवेग के बारे में पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है किसी व्यक्ति के बारे में या किसी जीव के बारे में। ठीक, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। देखिए मरने की इच्छा, यह नहीं बोला गया है कि मरने की इच्छा रखने वाला। यदि मरने की इच्छा रखने वाला जब बोला जाता तो वह किसी जीव के बारे में बोला जाता, लेकिन यहाँ पर बोला गया मरने की इच्छा, यानी कि वह इच्छा कौन सी है जिससे कि मरने की इच्छा कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ संवेग के बारे में पूछा गया था, तो इन बातों का भी आपको याद रखना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, जो किसी कार्य या चिंता में डूबा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला है आपका तत्वज्ञ, दूसरा है आपका तल्लीन, तीसरा है आपका तर्कस, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए जो किसी कार्य या चिंता में डूबा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? तत्धन लीन, यानी कि तल्लीन। ठीक, अब इसके बाद यदि बात की जाए तत्वज्ञ किसे कहते हैं? तो तत्वज्ञ कहते हैं जो अध्यात्म के तत्वों को जानता हो। क्या? जो अध्यात्म के तत्वों को जानता हो उसे हम कहते हैं तत्वज्ञ। ठीक, इसके बाद यदि बात की जाए तर्कस किसे कहते हैं? तो देखिए तर्कस के लिए होता है, इसे हम तू नीर भी कहते हैं और निसंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तू नीर या निसंग भी कहते हैं, और इसका अर्थ होता है बाढ़ रखने का स्थान। ठीक, बाढ़ रखने का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तर्कस कहते हैं, तूनीर कहते हैं और निसंग कहते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं, नौकरी चाहने के लिए लिखा गया, यानी नौकरी चाहने के लिए जो पत्र जो आपका लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक, तो सबसे पहला है आपका परिपत्र, दूसरा है आपका ज्ञापन, तीसरा है आपका आवेदन पत्र, और चौथा है आपका विज्ञापन। ठीक, तो देखिए विज्ञापन के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। विज्ञापन किसे कहते हैं? ऐड को कहते हैं। जैसे कि आप कोई सीरियल वगैरह भी देखते हो तो वहाँ पर भी आपके ऐड आते हैं, जैसे कि कोई आपका साबुन टिकिया वगैरह, हर एक प्रकार के जितने भी आपके ऐड होते हैं जो कि लुभावने ऐड होते हैं हर प्रकार से, वो सभी क्या कहलाते हैं? विज्ञापन कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका आवेदन पत्र। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, दो पहाड़ों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक, तो सबसे पहला है आपका घाटी, दूसरा है आपका उपत्यका, तीसरा है आपका जमीन, और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। ठीक, तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, जमीन आपको अच्छे से पता है क्या होता है। ठीक, यदि हम बात करें तो दो पहाड़ों के बीच का जो खाली स्थान होता है उसे हम कहते हैं घाटी। ठीक, अब यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। उपत्यका किसे कहते हैं? तो उपत्यका कहते हैं पर्वत के पास की भूमि। ठीक, पर्वत के जो पास की भूमि होती है उसे कहते हैं उपत्यका। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला उसे हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहला है आपका मर्मज्ञ, दूसरा है आपका सुविज्ञ, तीसरा है आपका विद्वान, और चौथा है आपका निगूढ़। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका मर्मज्ञ। ठीक, अब यहाँ पर बात करें कि सुविज्ञ किसे कहते हैं? तो सुविज्ञ कहते हैं ज्ञान
बान, ठीक। ज्ञानवान जो होता है उसे हम सुविज्ञ कहते हैं, यानी कि अच्छा जानकार। क्या? अच्छा जानकार। जो अच्छा जानकार होता है उसे हम कहते हैं ज्ञानवान या फिर सुविज्ञ, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विद्वान किसे कहते हैं? विद्यावान व्यक्ति। क्या? विद्यावान व्यक्ति। और इसे हम शब्दों में जानते हैं, जैसे कि आप पंडित भी कहते हो, पंडित भी कहते हो, या फिर आप शिक्षक भी कहते हो। क्या कहते हो? शिक्षक, ठीक। शिक्षक भी कहते हो, पंडित भी कहते हो, ठीक। अब इसका नेक्स्ट है आपका निगूढ़। निगूढ़ किसे कहते हैं? अत्यंत गुप्त। क्या? अत्यंत गुप्त या फिर रहस्यपूर्ण अर्थ वाला, ठीक। रहस्यपूर्ण अर्थ वाला या फिर बोलोगे आप अत्यंत गुप्त, वो क्या होता है? आपका निगूढ़ होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ बोला गया है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, यानी कि जिसे हम फेंक कर चलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहला है आपका अस्त्र, दूसरा है आपका शस्त्र, तीसरा है आपका भाला और चौथा है आपका गुलेल, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका अस्त्र, ठीक। अब यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, अस्त्र जैसे कि फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है, जैसे कि आप बोलोगे भाला हो गया, ठीक, गुलेल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर ऐसे कि और भी शब्द बोले हैं, जैसे कि आप बंदूक जो होगी, आप बोलोगे बंदूक जो होती है इसे हम हाथ में रखकर चलाते हैं, लेकिन वहाँ पर गोली जो होती है वह दूर तक जाती है, ठीक। आप यहाँ पर तीर कमान भी बोल सकते हो, तीर, ठीक। अब यहाँ पर शस्त्र क्या होता है? तो शस्त्र होता है फेंक कर चलाया जाने वाला, तो आपका अस्त्र होता है। और यहाँ पर बिना फेंके, क्या? बिना फेंके चलाया जाने वाला हथियार, ठीक। अब बिना फेंके चलाया जाने वाला हथियार क्या होगा? तो आप बोल दोगे गदा बोल दोगे, या फिर आप तलवार या फिर आप चाकू बोल दोगे, चाकू देखिए, चाकू अगर यदि फेंक कर चलाया जा रहा है तो वह अस्त्र में आएगा, और यदि फेंक कर नहीं चलाया जा रहा है, डायरेक्ट ही उसका प्रयोग किया जा रहा है हाथ में ही, तो वो क्या कहलाएगा? आपका शस्त्र कहलाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से आप लाठी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लाठी, ठीक। अब चाकू का जो प्रयोग है वह दोनों प्रकार से किया जाता है, अस्त्र के रूप में भी, शस्त्र के रूप में भी। फेंक कर भी इसका प्रयोग किया जाता है और बिना फेंके भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। इस बार नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए मदिरा पीने का प्याला, जो यानी कि शराब पीने का जो प्याला होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका चषक, दूसरा है आपका चषम, तीसरा है आपका कप और चौथा है आपका चषक, ठीक। अब यहाँ पर आप बात की ध्यान से समझिएगा, चषक जो होता है वो होता है मदिरा पीने का, यानी कि शराब पीने का प्याला, ठीक। इसे तो हम ये कहते हैं। और कप जो होता है इसे तो आप अच्छे से जानते ही हो, ठीक। अब यदि इन दोनों की बात की जाए तो देखिए चषम कहते हैं, इसे हम नेत्र के नाम से भी जानते हैं, नेत्र। इसे हम आशा भी कहते हैं। क्या? आशा। आशा नहीं समझ आ रहा हो तो उम्मीद। क्या? उम्मीद, ठीक। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक। इसके बाद यदि हम चषक की बात करें, चषक किसे कहते हैं? इसे हम कसक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कसक, चषक या कसक। और उसे हम क्या कहेंगे? हल्का दर्द, ठीक।